साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में हम सब बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों की, और ये सारे प्रश्न रीतिकाल से संबंधित होंगे। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां पर रोज आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जा रहे हैं, और इसी श्रृंखला में आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहां पर प्रस्तुत हैं। तो चलिए सवालों के सही जवाब दीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, यही मेरी दुआएं हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम सब चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? यानी चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपको जवाब देना है। रसविलास, काव्य विवेक, या कवि कुल कल्पतरु, या फिर छंद विचार। तो देखिए यहां पर आप सबके रिस्पॉन्स आने लगे, आप सबके जवाब आने लगे हैं। तो सबसे पहले सवाल का सबसे पहला जो जवाब होगा वो होगा कवि कुल। तो आज ही मैंने आप सबको पढ़ाया था कि कवि कुल कल्पतरु जो है वह किस विषयक ग्रंथ है, वह किस विषयक ग्रंथ है। यानी कि अगर इसे हम कैटेगराइज करें कि यह रस निरूपक ग्रंथ है या सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, किसका निरूपण करता है, यह आज ही हम लोगों ने आपको बताया था। यानी चिंतामणि का यह ग्रंथ हो गया। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। क्या माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना है इनको। रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल जी ने माना, और डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना था। तो यहां कवि कुल कल्पतरु किस विषयक ग्रंथ है, यह आप सबको बताना है। आज ही हम लोगों ने यहां पर चर्चा की थी। इसी तरीके से चिंतामणि का एक ग्रंथ है पिंगल। ग्रंथ का नाम क्या है? पिंगल ग्रंथ है। और यह किससे संबंधित है? यह छंद विचार से संबंधित है, यानी छंद से संबंधित ग्रंथ है। अब मैंने आज आप सबको बताया था कि कवि कुल कल्पतरु, तो यहां पर एक शब्द आया है कुल। कुल शब्द से ही आप इसको याद कर सकते हैं। कुल शब्द का मतलब क्या होता है? सब। कुल का मतलब क्या होता है? सब। सब का मतलब होता है काव्यांग। तो काव्यांग का मतलब है कि सभी काव्यांगों का प्रयोग किया गया है। यानी अगर पूछा जाए, जैसे रीतिकाल में सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ किस विषयक है, रस विषयक ग्रंथ है, छंद विषयक ग्रंथ है, अलंकार विषयक ग्रंथ है, तो किस विषय में यह ग्रंथ लिखा गया है, तो आप बताएंगे कि कुल का मतलब होता है सर्व। यानी सर्व का मतलब हो गया सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि किस तरह का ग्रंथ है। तो यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है किसका? चिंतामणि का। ठीक है। इसी तरीके से एक और कंफ्यूजन वाला ग्रंथ है रस रहस्य। रस रहस्य ग्रंथ किसका है? तो यह कुलपति का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है साथियों? कुलपति का ग्रंथ है। यहां भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यह किस तरह का ग्रंथ है। देखिए जो कुलपति होता है वो रस का रहस्य जानता है, ठीक है, लेकिन वो क्या जानता है? कुल यानी सर्व, सभी का रहस्य जानता है। कुलपति जो होता है उसके विद्यालय विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है वो सब जानता है। तो कैसे याद रखेंगे कि वो सर्व जानता, सर्व ज्ञाता होता है कि उसके विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। यानी वो रस का रहस्य भी जानता है। और ये कुल मिलाकर किस तरह का ग्रंथ है? तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। विविध काव्यांग, काव्य रसायन और शब्द रसायन भी पूछा जा सकता है आपसे। काव्य रसायन, काव्य रसायन और शब्द रसायन भी पूछा जा सकता है कि यह किस तरह का ग्रंथ है। अब ध्यान रखिएगा, जो रसायन होते हैं, ठीक है, जो रसायन होते हैं, मान लीजिए ग्रंथ तो ये देव का है, लेकिन काव्य का रसायन, काव्य का रसायन और शब्द का रसायन, दोनों रसायन जो तैयार करने वाले हैं वो सब कुछ जानते हैं। यानी सर्वांग निरूपक ग्रंथ यह भी है। यहां पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक है, तो काव्य रसायन और शब्द रसायन भी आपका किस तरह का ग्रंथ है? तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से भिखारी क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं? काव्य का निर्णय करते हैं। तो काव्य निर्णय जो ग्रंथ है भिखारी दास का, यह भी किस तरह का ग्रंथ है? तो यह भी श्रृंगार काव्यांग सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसी तरीके से रूप विलास, रूप विलास यानी रूप शाही की ग्रंथ है। रूप विलास, तो जो रूपवान व्यक्ति होता है
वह भी जीवन का रहस्य जानता है, सब कुछ जानता है, यानी सर्वांग निरूपक। तो सर्वांग निरूपक जो ग्रंथ है उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 2, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे, यानी चिंतामणि जी किसके आश्रय में रहते थे। प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि त्रिपाठी किसके आश्रयदाता थे। देखिए, शाहजी भोसले, दारा शिकोह और शाहजहां तीनों के दरबार में ही ये रहते थे। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और ये चिंतामणि का भाई कौन नहीं है, इससे संबंधित एक सवाल पूछा ही जाता है। ये सवाल कहां से जोड़कर आता है, तो कल ही मैंने आप सबको बताया था, मिश्र बंधुओं की एक रचना है, मिश्र बंधु विनोद, एक तो उनका ग्रंथ है, और एक उनकी रचना क्या है, रत्न नवरत्नों की उन्होंने चर्चा किया है। तो हिंदी में जो नवरत्न है, ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद जो है, यह भी किस तरह का ग्रंथ है, तो यह भी ग्रंथ आपका है नवरत्नों से संबंधित। तो साथियों, काफी देर से पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है, तो हमने कहा बस 2 मिनट लगेगा, कॉफी बना लेते हैं। तो चलिए, मेरी कॉफी बन के तैयार है, और अगले सवाल से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर जो हम नवरत्नों की बात करते हैं, तो नवरत्न में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नवरत्न है, कल की क्लास में ही मैंने बताया था। तो कौन पूछा है कि चिंतामणि का कौन भाई नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि कौन नहीं है। तो देखिए, यहां पर जटाशंकर, भूषण और मतिराम तीनों लोग कौन है, आपस में भाई हैं। और इसमें भी भूषण और मतिराम को हम किसमें देखते हैं, त्रिपाठी बंधुओं के अंतर्गत रखते हैं। कहां रखा जाता है इनको, 6 नंबर पे रखा जाता है। याद रखिएगा, 6 नंबर क्या है, तो जब हम हिंदी नवरत्न देखते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा, तो उसमें 6 नंबर पे इनको रखा गया था ना। तो यहां ये त्रिपाठी बंधुओं में आते हैं, तो भूषण और मतिराम, इनको त्रिपाठी बंधुओं के अंतर्गत रखा गया। लेकिन इसमें कौन है, जटाशंकर त्रिपाठी। तो कैसे याद रखेंगे, भूषण मतिराम, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है, और इसकी मति क्या हो गई है, इसकी मति मारी गई है। तो जब इसकी मति मारी गई, तो इसने क्या किया, अपनी जटाओं को खूब बढ़ा लिया, और जटाओं को बढ़ाकर इसमें भूषण बना लिया, भूषण को बांध लिया। बस यही हमारी ट्रिक हो गई। एक व्यक्ति है जिसकी मति मारी गई, मतिराम, ठीक है। जब इसकी मति मारी गई, तो इसने क्या किया, अपनी जटाओं को खूब बढ़ा लिया, जटाशंकर, और जटाओं को बढ़ाकर उसमें क्या कर लिया, भूषण बांध लिया। तो यहां पर ये तीनों लोग एक ही तस्वीर में आ गए। नीचे ये मतिराम है, ये जटाशंकर है, और ये सबसे ऊपर इसका भूषण है, ठीक है। तो एक में आ गए तीनों, याद रहेगा, त्रिपाठी बंधु। कौन सा आचार्य रसवादी है, कौन सा आचार्य रसवादी है, वामन, चिंतामणि, केशवदास और भूप सिंह, ठीक है। तो कौन सा आचार्य रसवादी है, तो हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं, बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, तो चिंतामणि को माना। किसको माना, चिंतामणि को माना। क्यों माना, क्योंकि ये रसवादी आचार्य थे। तो रसवादी आचार्य होने के कारण ही चिंतामणि को यहां पर अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तो एक रचना इनकी है रस विलास। ध्यान रखिएगा, विलास शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विलास जो रचना है इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन कह रहा है, केशव। अरे भैया, रसवादी पूछ रहा हूं, केशव तो अलंकारवादी हैं। देखिए, जो रस, अब इसको भी अगर याद करना चाहे भूल जाए, तो रस आदमी कब पीता है, जब वह चिंता में रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो रस कब पिएगा, रस ये है मान लीजिए, ठीक है। कब रस पिएगा, जब वह व्यक्ति बहुत चिंता में रहेगा, तो कहेगा चलो भैया एक घूंट आज मार लेते हैं। तो रसवादी आचार्य थे चिंतामणि। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे।
रस कब पिएगा? जब चिंता में रहेगा। तो रस और चिंता। अब यहां बात करते हैं रस विलास, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत चिंता में था, बहुत व्यक्ति चिंता में था, चिंतामणि, तो उसने क्या शुरू कर दिया? उसने रस पीकर विलास चालू कर दिया कि भैया मेरा कुछ कल्याण हो। छंद विचार पिंगल, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्रृंगार मंजरी, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी, ठीक है। बाकी कृष्ण चरित इनका ग्रंथ है, ठीक है। और इन्होंने काव्य विवेक भी लिखा है, काव्य विवेक ग्रंथ लिखा है। एक ग्रंथ इनका और पूछा जाता है रामायण, पूछेगा किसमें किसने रामायण लिखा है, तो यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है? रामायण लिखा है, ठीक है। तो रामायण लिखा है। अब यहां पर इनके ग्रंथों को आप अच्छे से याद रखिएगा। पिंगल चिंतामणि का छंद निरूपक ग्रंथ है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंदो निरूपक की श्रेणी में, या फिर रस निरूपक की श्रेणी में, यानी हम इन्हें किस श्रेणी में रखते हैं? अब ये सवाल तो आप सब जरूर बता देंगे क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। अब यहां पर सभी जो निरूपण है उसको हमें याद रखना है कि कौन किस निरूपण में आता है। यानी इन्होंने रीतिकाल के सभी अंगों पर रचनाएं लिखी हैं, जिसने रीतिकाल के सभी रंग अंगों पर रचनाएं की हैं उसको हम सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत रखते हैं। तो अब बताना यह है कि इसमें कौन है जो सर्वांग निरूपक हैं। देखिए चिंतामणि हैं, तो इन्होंने रस पर भी लिखा, छंद पर भी लिखा, अलंकार पर भी लिखा, तो ये सब पर लिखते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको किस में रखते हैं? इनको हम सर्वांग निरूपक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं साथियों? तो हम इन्हें रीतिकाल में सर्वांग निरूपक कवियों के अंतर्गत रखते हैं। सर्व चलिए, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है, रस निरूपण संबंधी है, नायक नायिका भेद संबंधी है, या कृष्ण चरित संबंधी ग्रंथ है, ये आपको बताना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, अभी हमने इसीलिए इस रचना के विषय में आपको कुछ बताया नहीं था। अब देखिए यहां पर श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार मंजरी है। अब थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाएंगे और ये रचना यहां देख उठेगी। यहां मतलब एक हम नायिका बनाते हैं, ठीक है, ये नायिका बना रहे हैं, ये हो गई नायिका, ठीक है। अब ये एक नायिका हमने बना दी। अब ये नायिका क्या है, थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, क्षमा करिएगा। तो ये नायिका जो है श्रृंगार करती है, क्या करती है? श्रृंगार करती है, बढ़िया, ये बढ़िया सा ये इसने जूड़े वो जो है क्या क्या कहते चोटी बना ली, ठीक है। तो ये भी श्रृंगार कर रही है, तो और ये श्रृंगार करके जाएगी, तो एक नायक जो है बड़ी बड़ी निगाहों से मुस्कुरा कर इसको देखेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये घटना कहां हो रही है? जब एक श्रृंगार मंजरी, तो इसका नाम हम रख लेते हैं मंजरी, इसका नाम क्या है? मंजरी है। तो मंजरी नाम की लड़की श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करके जब ये आगे बढ़ती है तो क्या होता है? एक नायक यहां पर है, ठीक है, एक नायक है, और वो नायक क्या करता है? इसको देखता है, बस। तो इसका मतलब ये हो गया कि नायक यहां पर हो गया, नायिका यहां पर हो गई, और मंजरी ये हो गई। तो मंजरी श्रृंगार करती और नायक उसको देखता है, यानी यह ग्रंथ नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ हो गया। कैसा ग्रंथ हो गया साथियों? नायक नायिका भेद से संबंधित एक ग्रंथ हो गया। तो एकदम आप प्रेशर मत लीजिए, इस पढ़ने की शैली को क्या कहते हैं? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। तो जब आप इमेजिनेशन से किसी चीज को याद करते हैं तो याद हो जाता है। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है।
धन्यवाद भाई। अब क्या बताएं, हमको तो क्या बता, देखिए जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको कोई नहीं समझ पे आता है। अगर आप जिस बहुत बड़े कलाकार को देखिए तो आर्ट गैलरी में जाइए तो पता लगा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्याही वाली निब छिड़क दिया है, और वो पेंटिंग कितने की बिकी, 1 करोड़ 2 करोड़ की बिक गई। आदमी समझ नहीं पाता कि क्या है यार, ऐसे लगता है कि स्याही छिड़क दिया किसी ने, इतनी महंगी बिक जाती है। तो ऐसे ये मेरी भी पेंटिंग है, एक दिन बहुत महंगी बिकेगी। ठीक है, तो यहां पर चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी जो है वो नायक नायिका भेद संबंधित है। अगला सवाल है, कुलपति मिश्र के यहां रहने वाले थे। कुलपति मिश्र किसके यहां रहने वाले थे, कहां के रहने, अच्छा कहां के रहने वाले पूछा गया है। तो कुलपति मिश्र साहब जो थे ये आगरा के रहने वाले थे। इतनी काफी क्यों पीते हैं, अच्छा इतनी नहीं पीता हूं मैं, चाय नहीं पीता हूं, और चाय तो कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा, दारू भी नहीं पीता हूं, तो गम भुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा ना। चलिए, कुलपति मिश्र जो है ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे, और ये महाकवि बिहारी के भांजे थे। ध्यान रखिएगा, ये कौन थे, बिहारी के भांजे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगरा के रहने वाले थे, कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता कौन थे, तो जयपुर नरेश राम सिंह, ये कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है। चलिए कुलपति मिश्र पर चलते हैं। तो कुलपति मिश्र के विषय में देखें तो ये आगरा के रहने वाले थे और राम सिंह के दरबार में रहते थे। ये 2 फैक्ट हम लोगों ने पहले ही देख लिया कुलपति मिश्र। कविता काल इनका 1667 से 1686 था। 1667 से 1686 तक ये कविता लिखते हैं। कौन लिखते हैं, कविता काल इनका 1667 से 1686 था। किसका था, कुलपति मिश्र का था। ठीक है, अब कुलपति मिश्र की जो रचनाएं हैं, एक रचना इन्होंने लिखा है रस रहस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पूछा जाता है ये किस पर आधारित रचना है। ठीक है, तो मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। ठीक है, मम्मट के ग्रंथ का छायानुवाद ग्रंथ है, कई बार पूछा गया है। छायानुवाद है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। कुलपति हर एक रस को जानता है, उसके रहस्य को भी जानता है। तो हम लोगों ने देखा था यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ था, हम लोगों ने भी देखा था। तो कुलपति की कुर्सी जो होती है, आप अगर इमेजिन करिए तो वो कुलपति की कुर्सी बहुत कहां होती होगी, बहुत ऊंचाई पर होती होगी। यानी कहां होती होगी, द्रोण पर्व पर होती होगी। द्रोण पर्व यानी द्रोण पर्वत पर। ठीक है, तो बहुत ऊंचाई पर होती होगी। तो ऐसे याद रखेंगे कि कुलपति मिश्र की रचना का नाम है द्रोण पर्व। अब ये महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यानुवाद है। ठीक है, नक्सिग और संग्राम सार। देखिए आप किसी भी विश्वविद्यालय में रहते हैं तो वहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और बहुत ज्यादा संग्राम भी होता है। तो कुलपति जो होता है वो संग्राम को भी जानता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप याद कर लिए। यानी कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं कि काव्यांग विवेचन से संबंधित इनका ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर है काव्यांग विवेचन। अभी भी मैंने बताया जाने सभी रसों को जानते हैं, तो यहां पर काव्यांग विवेचन का मतलब रस रहस्य। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया। तो हिंदी में ध्वनि का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया। तो साथियों जो सर्वप्रथम किया वो किसने किया, कुलपति मिश्र ने किया। अब कुलपति कौन है,
अब देखिए यहां पर कुलपति मिश्र जो हैं ये ध्वन्यालोक 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 जो है यह आनंदवर्धन की कृति है। यह संस्कृत काव्यशास्त्र में ध्वनि से संबंधित है और उसी ग्रंथ को आधार बनाकर कुलपति मिश्र ने ध्वनि का प्रथम विवेचन किया। तो प्रथम बार विवेचन किसने किया? कुलपति ने किया। अब देखिए कुलपति क्या करता है, फिर से आपको कुलपति की याद दिलाएं। कुलपति द्रोण पर पे रहता है, कुलपति रस रहस्य जानता है, कुलपति जहां नौकरी करता वहां संग्राम होता है। कुलपति क्या करता है? कोई काम नहीं करता, केवल ध्वनि निकालता है। क्या करता है? ट्रिंग 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 घंटी बजाता रहता है सारा दिन ना। तो कुलपति सारा दिन क्या करता है? बैठ के घंटी बजाता रहता है और एक घंटी से ही सारा काम उसका हो जाता है। तो ऐसे ही याद रखना है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित किसने काम किया है? तो वह हो गए आपके कुलपति। ठीक है, चलिए अगली रचना। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? ठीक है, संस्कृत के से संबंधित यह ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय। देखिए प्रबोध चंद्रोदय, तो अब एक चीज यहां पर और हमें यह मालूम होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको संस्कृत के ग्रंथों को आधार बनाकर हिंदी में रीति काव्य में रचनाएं लिखी गई। अब वो कौन कौन सी रचनाएं हैं यह भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रीतिकाल में वे ग्रंथ जिनको आधार बनाकर ये ग्रंथ लिखे गए। अब उन ग्रंथों में देखें साथियों, तो जैसे एक रचना आपको मिलेगी वात्स्यायन का कामसूत्र। तो लगभग नायक नायिका भेद के लिए ज्यादातर कवियों ने वात्स्यायन के कामसूत्र का आधार बनाया है। अगर वात्स्यायन के कामसूत्र को आप पढ़िए तो आपको सभी प्रकार की नायिकाओं के विषय में जानकारी हो जाएगी कि कौन सी नायिका किस कोट की है और नायक किस कोटि का है। अलग अलग आधार पर उसका विभाजन किया गया है। तो यहां साथियों जो है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर कौन सा नाटक लिखा गया? तो देव माया प्रपंच लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर देव माया प्रपंच लिखा गया है। अब यह किसकी है? यह रचना है कृष्ण कवि की। संस्कृत में कृष्ण कवि ने इसको लिखा था और हिंदी में देव माया प्रपंच के नाम से देव ने लिख दिया। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय। अब देव की माया है कि प्रभु जी का चंद्रोदय होता है। ठीक है, अगला सवाल। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष में की? देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष में की थी? अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो देव ने भाव विलास की रचना जो की 1600 में की थी, यानी 1689 में किया था। 1689 में उन्होंने इसकी रचना की। देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 प्रहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विभिन्न विलासों का वर्णन है? अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए एक दिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 3 से भाग करें तो 8 मिलेगा, यानी 8 प्रहर होते हैं और एक प्रहर में कुल 3 घंटे होते हैं। तो नायक और नायिकाओं के बीच में होने वाले जो प्रहर हैं उसके विभिन्न विलासों का, कि नायक नायिका साथ अगर रहे 24 घंटे तो क्या करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अष्टायाम। क्या हो जाएगा? अष्टायाम। अष्टायाम के नाम से बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। जैसे आप बात करें रहीम की, तो रहीम ने भी अष्टायाम लिखा है। ठीक है, तो जितने लोगों ने अष्टायाम लिखा है उसको भी हम लोगों ने यहां पर एक बार आपसे बात किया था कि किन किन रचनाकारों ने अष्टायाम की रचना किया है। ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि अष्टायाम की रचना किसने किसने किया है? तो एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं। नाभादास ने लिखा है अष्टायाम। नाभादास किसके अंतर्गत आएंगे? भक्तिकाल के अंदर। देव अग्रदास और रसखान, देव अग्रदास और रसखान, इन सभी लोगों ने क्या किया है?
अष्टायाम लिखा है। नाभादास ने, देव ने, अग्रदास ने, रसखान ने, सबने अष्टायाम लिखा। आप कैसे याद रखेंगे कि कितने लोगों ने अष्टायाम लिखा है? ठीक है, कितने लोगों ने, सॉरी मदनाष्टक है उनकी, रहीम की, रसखान होगा, रहीम ने नहीं लिखा है, मेरे दिमाग में था वो रहीम, रसखान होंगे। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे थे हम सब किसने किसने अष्टायाम लिखा है। तो यहां पर अष्टायाम लिखने वालों में ये लोग हैं। अब इसको याद करेंगे। ठीक है, नाभादास, तो ना दे, ना दे, अब ये हो गया, ये हमारी ट्रिक हो गई। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब देखिए ट्रिक क्या है कि एक व्यक्ति है जो बहुत धमकी देके सारा काम करवाता है। क्या करवाता है? सारा काम वो धमकी देके करवाता है। तो वो क्या कहता है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, तो कहता है ना दे, अगर तुम मुझे नहीं दोगे मैं तुमको, ना दे अगर तुम मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हें आगे देख लूंगा। अग्रदास तो धमकी देता है। क्या देता है? ना दे अगर आगे देख लूंगा। आगे का मतलब अग्रदास। ठीक, तो सॉरी, अग्र कहां से मेरे दिमाग में आ गया। हाँ, ना दे अगर, ना दे अगर। अब यहां पर ना से क्या हो गया? नाभादास हो गया। दे से क्या हो गया? देव हो गया। अ से क्या हो गया? अग से क्या हो गया? अग्रदास हो गया। और र से क्या हो गया? रसखान हो गया। ठीक है, नादे अगर, नादे अगर से क्या हो गया? ये सारे अष्टायाम हो गया। नादे अगर अष्टायाम, तो अगर ये मुझे नहीं देगा तो मैं इसे 8 बार मारूंगा, 8 मुक्के मारूंगा। ठीक है, नादे अगर, तो याद हो जाएगा, नादे अगर, नादे अगर तो मुझे 8 बार कूट दूंगा। नादे अगर, नादे अगर, नादे अगर। ना से नाभादास, दे से देव, अगर से, अ से अग्रदास, अग से अग्रदास, और रा से रसखान। नादे अगर, इस तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देव का संगीत विषय ग्रंथ कौन सा है? देव का संगीत विषय ग्रंथ कौन सा है? तो यहां पर बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं, राग शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? राग शब्द, तो इससे हो जाएगा। चलिए, राग रत्नाकर। अगला, सोमनाथ गिने जाते हैं, सोमनाथ गिने जाते हैं। तो सोमनाथ जो गिने जाते हैं ये सर्वांग निरूपकों में गिने जाते हैं, और इनकी एक कृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ की जो एक कृति बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या करते हैं? सोमनाथ विलास करते हैं। किसके साथ विलास करते हैं? सुजान के साथ। तो सुजान के साथ विलास कौन कर रहा है? सोमनाथ कर रहे हैं। ठीक है, और सुजान के साथ विनोद कौन करता है? बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये जो रचनाएं लगातार आती हैं और कंफ्यूजन वाली हैं, रोज की क्लास अगर कोई देखे तो पर डे मैं इस पर चर्चा करवाता हूं। सुजान के साथ विनोद कौन करता है? देव करेंगे। सुजान के साथ विलास कौन करेगा? तो सोमनाथ करेंगे। सुजान के साथ हित कौन देखेगा? गहनानंद देखेंगे ना। और सुजान का चरित कौन देखेगा? तो सुजान का चरित देखेंगे सूदन ना। बार बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखा है ना। अब देखिए यहां पर सारे ग्रंथ जो लिखे हैं साथियों, सारे के सारे ग्रंथ अलंकार विषय के ही दिख रहे हैं। तो ये और कंफ्यूज करने वाली स्थिति हमारे सामने आ गई कि हम इसे कैसे याद करें कि भैया इसमें कौन सा ग्रंथ किसका है। अलंकार, अलंकार देखिए यहां पर
मतिराम की ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, दो ग्रंथ हैं, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, ये दोनों ग्रंथ मतिराम का है। तो ललित ललाम मतिराम, ये तो फोनेटिक्स मिल रहा है, मानी इसकी ध्वनि है वो साम्य है, तो कोई दिक्कत नहीं। अलंकार पंचाशिका, देखिए पंचाशिका, पंचाशिका, तो पंचाशिका अगर आप बार बार बोलिए तो पंचाशिका का मतलब क्या होगा? पंचाशिका, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि कोई गिनती लिखी है। पंचाशिका अगर आप पढ़ते हैं बार बार तो आपको क्या लगता है जैसे कोई गिनती चर्चा की गई। मतिराम, तो जिसकी मति राम भरोसे हो जाती है उसको गिनती भूल जाती है। बस ऐसे याद रखेंगे कि पंचाशिका यानी उसको गिनती बार बार वो पढ़ रहा है लेकिन भूल जा रही है, पंचाशिका मतिराम, पंचाशिका मतिराम, इस तरह से इसको याद रखें। इसी तरीके से एक ग्रंथ है रघुनाथ का रसिक मोहन, रसिक मोहन, ये ग्रंथ है रघुनाथ का। अब इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये किससे संबंधित ग्रंथ है साथियों? अलंकार संबंधित है। इसी तरीके से कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण। अब यहां ध्यान रखिएगा कि आपके घर जब दुल्हन आती है तो क्या होता है? दूल्ह, दूल्ह की रचना है। तो दुल्हन जब आती है तो दुल्हन कैसे आती है? सज धज के संवर के आती है, यानी कि आभूषण करके आती है, यानी अलंकार निरूपण। अब यहां पर तब लोग क्या करते हैं? सभी कवि लोग मिलकर क्या करते हैं? कंठ भर भोजन करते हैं, कंठा भरण करते हैं। तो कवि कुल कंठाभरण, दूल्ह कवि, और दूल्ह क्या करती है? दुल्हन क्या करती है? पूरा सज धज के आती है, आभूषण पहन के आती है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पद्माभरण, पद्माभरण। अब ये पद्माभरण में पद्म शब्द लगा हुआ है, बहुत आसानी से याद होगा, पद्माकर की रचना हो जाएगी। तो पद्माभरण, पद्माकर, और जहां पद्म भरा रहेगा वहां क्या होगी? पद्म, वहां अलंकरण होगा ना। लोग क्या करते हैं? कमल के फूल से आभूषण की तरह उसको सजाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, पद्माभरण, ठीक है। अगले सवाल पे चलें। ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की थी? ललित ललाम की रचना उन्होंने किसके आश्रय में की थी? तो ध्यान रखिएगा, बहाव सिंह बूंदी नरेश के, ठीक है। ललित ललाम, अब इसको भी आपको याद करा देता हूं। ललित ललाम किसके आश्रय में किए थे? अब देखिए बूंदी तो आप सब जानते ही होंगे ना, बूंदी आप सब जानते कि नहीं जानते? बूंदी मतलब इस तरह से छोटी छोटी बूंदी का लड्डू भी बनता है ना, इस तरह से छोटी छोटी बूंदी का लड्डू भी बनता है, बूंदिया जिसको कहते हैं, मीठा होता है, ठीक है। अब यहीं से याद रखेंगे, भाव सिंह बूंदी नरेश। तो भाव सिंह तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत भाव से यह बूंदी का लड्डू बनवाया। क्या बनवाया? बूंदी का लड्डू बनवाया। अब ये लड्डू क्या था? इस लड्डू को देखकर एक लोग ललाने लगे। ललाना समझते हैं कि नहीं आप लोग? यानी किसी को अगर लालच आने लगती है तो उसको क्या कहते हैं? अरे यार बहुत लला रहे हैं ये ना, तो ललाने लगे, यानी कि लालच आने लगा। ललित ललाम, ललित को ललाम, ललाम यानी उसके लगाम पर बहुत लालच आने लगी। किसके लिए? कि अरे वाह गुरु, आज तो बूंदी का लड्डू बना हुआ है, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे कि भाव सिंह बूंदी नरेश के आश्रय में रह के रचना की गई। अगला है, मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, तो वृत्त कौमुदी, वृत्त का मतलब अलंकार छंदी होता है, तो छंद सार संग्रह, ध्यान रखिएगा, वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंद सार संग्रह है। अगला सवाल, मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? चलिए, अब तो यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, किसके आधार पर इन्होंने किया है? तो बिहारी के आधार पर, बिहारी सतसई के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना किया है। अगला सवाल, मतिराम ने फूल मंजरी की जो रचना किया है वह क्यों किया है? मतिराम की, देखिए मतिराम की जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मतिराम ने कौन सी रचना किस लिए की और कहां पर की?
यह भी कई बार पूछ लिया जाता। तो मोतीराम ने जहांगीर की आज्ञा से, जहांगीर की आज्ञा से, अब मैं इसको आपको याद करा देता हूं। हाँ एकदम सही है, शुक्ल जी ने केशवदास की 9 रचनाएं बताई हैं। कल एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दिया है, शुक्ल जी ने केशवदास की 9 रचनाएं बताई हैं। ठीक है, तो जहांगीर की आज्ञा से इन्होंने यह काम किया। अब यहां याद ये रखना है कि मोतीराम ने फूल मंजरी में लिखा क्या है। चलिए, दरअसल जो फूल मंजरी जो रचना की गई है मोतीराम के द्वारा, और जहांगीर जो है वो उनका काल जो था वो चित्रकला का स्वर्ण युग था। किसका? कलाओं का। ये जहांगीर थे और इनको क्या था, कलाकारी जो थी वो बहुत पसंद थी। ठीक है, तो जहांगीर को फूल या कलाकारी बहुत ज्यादा पसंद थी, यानी जहांगीर का जो समय था वो फूलों को आश्रय देने वाला समय था। अब मुगल बादशाह जहांगीर के लिए आगरा में यह रचना बनाई गई थी, यानी इस रचना को उन्होंने आगरा में लिखा था। कहां लिखा था? आगरा में लिखा था। ठीक है, इसको याद रखिए। अब यह रचना जो है फूल मंजरी की रचना में लगभग 2 वर्ष का समय लगा। 60 दोहे के लिए उन्होंने 10 साल का समय नहीं उचित लगाया जा पड़ा, और ऐसा कहा जाता है कि यह रचना उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में एक है। तो एक बार आप सब बता दीजिए कि फूल मंजरी में खास क्या है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि फूल मंजरी में क्या खास बात है। फूल मंजरी में कितने दोहे हैं या कितने सर्ग हैं, फूल मंजरी में क्या है? चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखते हैं, कल्पना जी, कंचन, राजपूत, संयोगिता, कल्पना, लता, अरविंद। चलिए, तो फूल मंजरी आप सबने देख लिया। ये दरअसल मोतीराम की ही रचना है, और मोतीराम ने ये रचना जो की है वह किसके आश्रय में की है, यह भी आपने देख लिया। अगला सवाल, मोतीराम सतसई की रचना किसके आज्ञा से की गई? मोतीराम सतसई की जो रचना की गई थी वह भोगनाथ के, मोतीराम सतसई की रचना भोगनाथ के कहने पर की गई थी। ठीक है, अगला सवाल, कृपाराम का ग्रंथ क्या है? कृपाराम का ग्रंथ क्या है? तो देखिए, अगर आप हित देखते हैं किसी का, तो हित कैसे होगा? जब आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो हित तरंगिणी जो है वह किसका ग्रंथ है? वह कृपाराम का ग्रंथ। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? अब देखिए, कृपा, हित और एक सुंदर सी नायिका। ठीक है, अब एक सुंदर सी नायिका है, ठीक है, वो आपके हित के लिए आपके ऊपर कृपा कर देती है और थोड़ा सा आपको देख के मुस्कुरा देती है। बस, तो आपके हित के लिए थोड़ा सा क्या करती है? कृपा करती है और आपको देखकर मुस्कुरा देती है। यानी कृपाराम हित तरंगिणी नायिका भेद, कृपाराम हित तरंगिणी नायिका भेद। हाँ, हर दोहे में एक फूल का वर्णन था, एकदम सही बात है। तो ये जो कृपाराम की हित तरंगिणी है, यह किससे संबंधित रचना है? तो यह नायिका भेद से। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ नहीं है? देखिए, रस मंजरी, रस मंजरी। अब आप सब बताइए कि रस मंजरी ग्रंथ जो है वह किसका है?
रसमंजरी ग्रंथ किसका है? संग्राम सार, मैंने आपको बताया था कुलपति के यहां संग्राम बहुत ज्यादा होता है। युक्ति तरंगिणी, हर चीज की युक्ति जानता है, कैसे कौन सा मामला सॉल्व होगा, और सभी रस का रहस्य जानता है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ हम लोगों ने अभी बताया था, रस रहस्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ अभी हम लोगों ने देखा था। अब यहां पूछ रहे हैं आपसे हम कि रस मंजरी किसकी रचना है? ठीक है, रस मंजरी। देखिए रस मंजरी जो है भानुदत्त और नंददास, भानुदत्त, एक तो रचना ये संस्कृत कवि भानुदत्त और नंददास की रचना है। ठीक है, दोनों लोगों ने लिखा है, तो नंददास ने भी लिखा है और भानुदत्त ने भी लिखा है, दोनों याद रखिएगा। अगला, निम्न में कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? चलिए भाई संबंध भी बताइए। तो मामा की बात करें तो बिहारी जो थे, अभी हमने बताया था भांजा था, यहां उलट के पूछ लिया गया मामा था। चलिए 126 नंबर, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जिसमें पहले बिहारी आएंगे उसका जवाब लाला शुरू होगा, और जिसमें पहले देव आएंगे उसका जवाब कृष्ण यानी देव से ही चालू होगा। कृष्ण भी कौन है? देव है। तो अगर देव और बिहारी होता तो जवाब में कृष्ण होते, और बिहारी और देव है तो लाला शुरुआत होगी, तो लाला भगवानी दीन। ठीक है, तो लाला भगवानी दीन यानी बिहारी शुरुआत हो रही तो लाला आएंगे। अगर पूछा जाता देव और बिहारी तो देव कौन है? कृष्ण है, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाता, लेकिन यहां पर बिहारी और देव पूछा गया है। लक्षण ग्रंथकारों की कविता है, ग्रंथकारों की कवि है परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध। अरे भाई, तो यहां पर पूछा गया कि लक्षण ग्रंथकारों में परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, यह आपका प्रश्न है। ठीक है, बताइए। तो लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, यह आपके सामने सवाल है। अंतिम कवि, तो लक्षण ग्रंथकारों में सबसे अंतिम कवि कौन है साथियों? पद्माकर हैं। सबसे अंतिम कवि कौन है? तो पद्माकर है। अगला सवाल, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि कौन देता है? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि कौन देता है? तो प्रताप सिंह देते हैं। कौन देते हैं? प्रताप सिंह देते हैं। अगला सवाल, किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र में रहता रहा होगा उसी पर प्रभाव होगा, यानी तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। पद्माकर जो है इनकी भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का अधिक प्रभाव है। अब पद्माकर की बात करें तो पद्माकर जो है मुख्यतः हिंदी और बुंदेलखंडी में लिखते हैं। जन्म इनका सागर मध्य प्रदेश भारत में होता है। ठीक है, 1753 से 1833 तक समय माना जाता है। हिंदी भाषी नहीं थे तो उसके बावजूद इन्होंने इस तरह की रचनाएं की हैं। पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? तो यह है जगत विनोद। जगत विनोद आपको मैंने याद कराया था, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जगत विनोद। विनोद अभी आप देखिए पंचायत वेब सीरीज आई तो विनोद क्या हो गए? जगत विनोद हो गए। तो विनोद कौन है? पद्माकर हैं। ठीक है, जगत विनोद पद्माकर। कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? अब देखिए, सभी रसों का रहस्य कौन जानता है? कुलपति जानता है। और यह किस तरह का ग्रंथ है? तो यह साथियों सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, बाकी रचनाएं हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण और जगत विनोद, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर की। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये काशी नरेश की शोभा बढ़ाते थे। मतिराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? मतिराम की कौन सी रचना
किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई। तो रसराज जो इन्होंने लिखा, रसराज जो इन्होंने लिखा वह किसी के आश्रय में इन्होंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसराज का विषय क्या है? रसराज जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है? श्रृंगार और उसके आलंबन, नायक नायिका भेद, सभी रसों का वर्णन, अलंकार का वर्णन, काव्य के समस्त अंगों का विवेचन, ये बताना। देखिए यहां पर रसों का वर्णन किया गया है और उन रसों में श्रृंगार रस को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ श्रृंगार रस का नायक नायिका पर क्या प्रभाव होता है, यानी आलंबन उसका कौन है? तो श्रृंगार रस का आलंबन नायक और नायिका होते हैं, यानी श्रृंगार रस का आधार कौन होता है? आधार होते हैं नायक और नायिका। तो इस ग्रंथ में यह बताने का प्रयास किया गया है, यानी श्रृंगार रस रसराज। रसराज तो आप ही जान ही जाएंगे कि सभी रसों में राजा कौन है? श्रृंगार है। तो कन्फर्म ही हो गया कि भाई श्रृंगार रस होगा। और इसके आलंबन और नायक नायिका, तो किसी भी श्रृंगार, मान लीजिए कोई रोमांटिक सीन है, तो रोमांटिक सीन में अगर नायक नहीं है और नायिका नहीं है तो क्या रोमांटिक सीन संभव है? नहीं संभव है। तो जब तक नायक और नायिका नहीं होंगे, अर्थात नायक और नायिका यहां पर क्या है? श्रृंगार रस में आलंबन है, तो आलंबन की ही बात यहां पर की गई। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की, तो यह किया था इन्होंने 1810 में। पद्माकर के जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की गई? अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, जगत विनोद लिखा है, यानी उस रचना में भी जगत लिखा है। 35 नहीं, मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? हाँ, तो यही तो मैंने बताया है। यही तो है रसराज। हाँ, अब यहां विनोद है और जगत है, जगत लिखा है ना, तो यहां भी जगत सिंह हो गया, यानी महाराज जगत सिंह, यह राइट आंसर हो। अगला सवाल, नहीं पराग रस नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली हिस्सो बिंदु आगे कौन? हवाले दो की रचना को उद्देश्य की गई थी, यानी इस रचना का उद्देश्य क्या था? चलिए, तो राजा जयसिंह को बिहारी जो हैं कई मुगल बादशाह के आश्रय में भी रहे और इन्होंने राजा जयसिंह को रानी के प्रति प्रेम को याद दिलाने के लिए, युद्धोत्साह वर्धन के लिए, राजा कार्य में पुनः संलग्न होने के लिए, दरअसल जो जयसिंह थे एक 16 वर्ष की खोडसी कन्या से, एक वयसंध की कन्या से उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि यह देखा कि अच्छा नहीं पूछा गया है क्या, चलिए मैं उस पर फिर से लौटता हूं, अभी उसके विषय में चर्चा कर लेता हूं 33 का, क्योंकि वो प्रश्न ही गलत छप गया है तो ध्यान नहीं जा रहा। चलता हूं 33 पे फिर से एक बार। तो नहीं पराग रस, तो वो क्या करते हैं, खोडसी कन्या से जब वो विवाह कर लेते हैं तो पूरा राजपाट भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर क्या होता है, तो उनको याद दिलाने के लिए कि राजा कार्य में पुनः संलग्न हो जाएं, इसलिए उन्होंने यह लिखा था। और यह किस रूप में लिखा था,
तो अन्योक्त के रूप में लिखा था, यानी दूसरे इशारे से लिखा था, सीधे सीधे तौर पर इसको नहीं लिखा था कि राजा को पुनः याद आ जाए, अपने कार्य में वो लग जाए। विवेचन की दृष्टि से नरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएं 38 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। 38 नंबर तो नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों का नाम, भूषण अलंकारवादी, चिंतामणि रसवादी, कुलपति मिश्र सर्वांग निरूपक ज्यादा लिखते हैं, पद्माकर। तो यहां पद्माकर जो हैं इन्होंने क्या किया है, सफल निरूपण अगर किसी ने किया है इसमें तो वो पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? तीनों की जो भक्ति है वो देखने के लिए मिलती है। तो भक्ति, श्रृंगार और वीर, तो भक्ति भी इनके यहां मिलती है, श्रृंगार भी मिलता है और वीर रस भी मिलता है। तो भूषण के यहां वीर मिलता है, इनके यहां श्रृंगार मिलता है। तो ये कुल मिलाकर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा आपके पद्माकर, जिन्होंने तीनों चीजें लिखी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर के यहां भक्ति भी मिलेगी, श्रृंगार भी मिलेगा और वीर भी मिलेगा। तो तीनों चीजें आपको इनके यहां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ हम सब बढ़ते हैं, कूच करते हैं। अगला सवाल, भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे? यानी भिखारी दास किसके दरबार में रहते थे? तो भिखारी दास किसके आश्रय में रहते थे? तो ये रहते थे साथियों हिंदूपति सिंह के, हिंदूपति सिंह के। तो देखिए भिखारी कौन होते हैं? अधिक अधिक संख्या में भिखारी आपको हिंदू मिलेंगे, तो आपको याद रहेगा तो ये हिंदूपति सिंह के। अगला सवाल, कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अभी अभी हम लोगों ने बताया था किसी के यहां जब दुल्हन आती है तो लोग कंठभर भोजन करवाते। दुल्हन कैसे आती है? सज धज के आती है, यानी अलंकार पहन के आती है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो रस विलास, अब ध्यान रखिएगा यहां पर, तो रस विलास। अब देखिए व्यंगार्थ कौमुदी, प्रतापी लोग जो होते हैं व्यंग में बात करते हैं। रस चंद्रिका, जय सिंह प्रकाश। अब यहां रस विलास की बात करें तो रस विलास किसका ग्रंथ है? ये आप सब मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि रस विलास किसका ग्रंथ है। बताइए फटाफट, रस विलास किसका ग्रंथ है? देखिए यहां पर सबसे अधिक अगर ग्रंथों की बात करें तो देव ने लिखा है, देव ने लिखा है। तो देव ने कौन से ग्रंथ लिखे? भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास। तो यहां पर रस विलास जो रचना है वह देव की है। ठीक है, अगला, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सैयद गुलाब नबी था, सैयद गुलाब नबी रसलीन। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? तो सोमनाथ, प्रताप शाही, ग्वाल और बेनी प्रवीण। तो बेनी प्रवीण की बात करें तो सोमनाथ भी सभी वर्गों में लिखते हैं, प्रताप शाही भी लिखते हैं, ग्वाल भी लिखते हैं, लेकिन बेनी प्रवीण जो है ये सभी वर्गों में नहीं लिखते हैं। हाँ, रसविलास, चिंतामणि, मंडन और देव, बहुत बढ़िया जानकारी इन्होंने दिया। चिंतामणि, चिंतामणि, मंडन और देव, इन तीनों ने क्या लिखा है? रसविलास लिखा है।
ठीक है, बढ़िया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस, किसने श्रृंगार रस का निरूपण किया, वो कौन से रस निरूपक कवि हैं? तो यहां पर कृष्णदेव ऋषि, ये श्रृंगार रस। चलिए अगला सवाल है, नायक नायिका भेद निरूपित रीति कवि कौन माने जाते हैं? यहां नायक शब्द लिखा है, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं, बहुत गलती टाइप किया, तो ये कालिदास त्रिवेदी हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं। अगला सवाल है, छंद निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते। छंद निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते, यहां सवाल है, छंद निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गोप। गोप जो हैं वह छंद निरूपक कवि नहीं माने जाते, बल्कि आपके 43 ऑप्शन में जो पहले कवि हैं मुरलीधर भूषण, मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र और दशरथ, ये सब माने जाते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण तो अभी हमने आपको बताया था, दो लोगों ने लिखा है। आज ही आपको बताया है कि भाषा भूषण के नाम से दो लोगों ने लिखा है। एक तो जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण, जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, भाषा भूषण जसवंत सिंह की भी है, और एक कवि ने और भाषा भूषण लिखा है। किसने लिखा है कमेंट करके बताइए। आज ही मैंने आप सबको क्लास में बताया था कि भाषा भूषण के नाम से दो लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। भाषा भूषण दो लोगों ने लिखा है, किसने किसने लिखा है? याद है? नहीं याद है? श्रीधर ने, श्रीपति ने, ठीक है। तो श्रीपति और जसवंत सिंह दोनों ने भाषा भूषण के नाम से लिखा है। अच्छा, श्रीपति भी आ रहे हैं, श्रीधर भी आ रहे हैं। देखिए कितना जल्दी आप लोग भूल रहे हैं। आज ही हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया था। अच्छा, जब हमने इसकी बात किया था जसवंत सिंह की भाषा भूषण की, तो यह अलंकार और नायिका और नायक भेद दोनों से संबंधित ग्रंथ है ये, ठीक है। तो अलंकार और नायक नायिका दोनों से संबंधित अगर ग्रंथों की बात की जाएगी तो दोनों की श्रेणी में यह ग्रंथ आता है, ठीक है। अलंकार निरूपण ग्रंथों में, हाँ, श्रीपति नहीं है, अच्छा श्रीधर हैं, ठीक है। अगला सवाल, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? ये तो आप सबको याद ही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अंतिम आचार्य कवि की बात की जा रही है, तो अंतिम आचार्य कवि की जो बात की जाएगी वो कौन होंगे? अंतिम आचार्य कवि भिखारी दास होंगे, ठीक है। अंतिम आचार्य और कवि दोनों की बात की गई है, पद्माकर मत लगाइएगा। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का कौन सा कवि कुंडलिया के, तो आप इसको तो आसानी से जानते होंगे, गिरधर कविराय। गिरधर कविराय इसके राइट आंसर, गिरधर कविराय। अब हम बात करते हैं कि जो रीतिकाल हैं, रीतिकाल में जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए
ये तो हम लोगों ने देख लिया। रीतिकाल में अलग अलग तरह की धाराएं भी चली, रस से संबंधित भी चली और अलंकार से संबंधित भी चली। ठीक है, तो एक बार हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आप सबको बता दें, जैसे ये चीजें आप याद कर लेंगे, यहां से प्रश्न हर बार पूछे ही जाएंगे। जैसे आपसे एक पूछा जा सकता है कि सर्वरस निरूपक कवि कौन कौन से हैं, तो ये कुछ चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए। सर्वरस निरूपक, सर्वरस निरूपक, अलंकार निरूपक। तो यहां पर कवियों को याद करना है कि अलंकार निरूपण में कौन कौन कवि आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस को ही अधिक महत्व दिया श्रृंगार रस में, तो मतिराम और कृष्ण भट्टदेव इसमें दो लोग आते हैं, मतिराम और कृष्ण भट्टदेव, कृष्ण भट्टदेव इसमें दो लोग आ जाते हैं जो श्रृंगार रस का ही निरूपण करते हैं। ठीक है, अब यहां सर्वरस का निरूपण किसने किया, यह भी आपको याद रहना चाहिए। जो ये श्रृंगार रस पे दो लोग आते हैं और सर्व रस पे बहुत लंबी भीड़ है, कई लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसी में कुछ कवि ऐसे होंगे जो अलंकारों पर ही केवल रचना करते हैं, अलंकार निरूपक कवि हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि जो कवि तो सर्वरस हो गया, अलंकार हो गया, श्रृंगार रस हो गया, तो इसमें अलग अलग और कौन से ऐसे कवि हैं जो नायिका भेद, नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ लिखते हैं, तो यह भी आपको कैटेगराइज करके याद रखना है। ठीक है, तो साथियों आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीयर 4 और डीडब्ल्यूएसबी की कक्षाएं करना चाहते हैं तो आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। आज की कक्षा अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हाँ सर आज की कक्षा अच्छी लगी है। और रीतिकाल जल्दी ही हम लोग समाप्त कर देंगे, रीतिकाल के लगभग अंतिम चरण में हम लोग यहां पर चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण और कुछ कठिन, कुछ आसान, हर तरह के सवालों को हम लोगों ने देखा। आप लोगों ने प्रश्नों को एंजॉय किया होगा। अगर आज के पूरे पेपर में अगर कोई डाउट रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दें कि सर इस चीज को लेकर डाउट था, तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे और उसके डाउट को, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।